थोड़ी ये बातें चीतें जो डिस्कशन करते हैं। तो अच्छा, सो व्हाट वाज गोइंग ऑन, देयर वाज दिस थिंग गोइंग ऑन, आप लोगों को सबको पता भी होगा कि एटम का मॉडल डिसाइफर करना, मतलब हमें पता तो चल गया था कि एटम एक चीज है। वी गॉट टू नो दैट देयर इज एन एटम, देयर इज अ स्मॉलेस्ट पॉसिबल थिंग दैट वी कॉल एन एटम, जिसको हम और सब डिवाइड नहीं कर सकते थे उस टाइप, उस उन दिनों में, उस जमाने में हम और डिवाइड नहीं कर सकते थे। तो जो ग्रीक्स ने बताया कि एटॉमस होना चाहिए था, पता नहीं उसका नाम क्या था जिसने एटॉमस बनाया था, लेकिन खैर वो क्या था, वी अज्यूम्ड दैट देयर शुड बी समथिंग सो माइन्यूट दैट इज बेसिकली द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर। ठीक है, अच्छा, तो फिर करते करते हमने उसको फिर डिफाइन कर, ग्रीक्स ने बोला कि ये पानी, आग, जमीन और हवा, ये चारों एलिमेंट्स मिलके एक एटम बना रहे थे। बहुत ही वाहियात उनकी थी वैसे तो वो, दैट वाज वेरी वेरी अनप्लॉजिबल, लेकिन खैर आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करते करते इस एटम को समझते 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 द फर्स्ट एटम का मॉडल यू स्टडीड वाज द थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, ये मुझे फ्रॉन्डली याद है, मैंने आप लोगों को रेडियो एक्टिविटी में पढ़ाया था, बाइंडिंग एनर्जी इज इन रेडियो एक्टिविटी। तो इस साल की रेडियो एक्टिविटी, ये पुराने साल की रेडियो एक्टिविटी में। ठीक है, तो थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल ये मैंने आपको पिछले साल रेडियो एक्टिविटी में पढ़ाया था कि हमें नहीं पता था, ठीक है, एटम हमें नहीं समझ में आता था कैसा है। ठीक है, हमें सिर्फ ये पता था उस वक्त तक कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, जब नॉर्मली एक अपने नॉर्मल स्टेट में है तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। दूसरी बात ये, हमें ये भी अंदाजा हो गया था कि एटम में पॉजिटिव भी है कुछ ना कुछ और नेगेटिव भी है कुछ ना कुछ, क्योंकि हम एटम में से खींच के पॉजिटिव वाला कर सकते थे और नेगेटिव रह जाता था उसमें से पीछे। ठीक है, तो थॉमसन ने क्या कहा, थॉमसन ने कहा भाई शायद 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 सिर्फ उसने इसको जो है वो सेटिस्फाई करने के लिए, इस क्लेम को सेटिस्फाई करने के लिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। उसने कहा कि भाई आपका जो एटम है वो एक पुडिंग की तरह है। ठीक है जी, एक पुडिंग है और ये पुडिंग क्या है, दिस इज द पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लोब्यूल, दिस इज द पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लोब्यूल। थॉमसन ने ये कहा भाई ये आपकी एक पुडिंग है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक है जी, और इसमें प्लम्स की तरह आपके इलेक्ट्रॉन्स यू पड़े हुए, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स जो प्लम्स की तरह पड़े हुए, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन आके पड़े। तो एक पुडिंग है जो पॉजिटिवली चार्ज है, उसमें प्लम्स की तरह ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पड़े हुए। थॉमसन ने उस वक्त तक के लिए बहुत अच्छा मॉडल ये सजेस्ट कर दिया था, क्योंकि हमें जितनी इंफॉर्मेशन उस वक्त तक हमें पता थी एटम के बारे में कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो वो भी क्लियर हो गया कि पॉजिटिवली चार्ज है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल है। फिर वो भी प्रूव हो गया कि भाई अगर इस पुडिंग में से प्लम्स निकाल लो तो सिर्फ पॉजिटिव बच गया, पीछे प्लम्स जो है वो नेगेटिव हो गई। तो उस वक्त तक के लिए हमारे पास बड़ी अच्छी कहानी थी, थॉमसन ने बड़ा हमें सेटिस्फैक्टरी जवाब दे दिया। लेकिन फिर आए कौन साहब, फिर आए हमारे साहब रुदरफोर्ड साहब। ठीक है, और रुदरफोर्ड साहब ने ये खुद नहीं किया था, हालांकि उनके नाम पे एक्सपेरिमेंट रख दिया। रुदरफोर्ड साहब के दो बच्चों ने किया था, दो स्टूडेंट्स ने की थी एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक गोल्ड फॉइल लिया और उसके ऊपर रख के मारे क्या चीज, अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स उन्होंने रख के मारे। ठीक है, अच्छा, अल्फा पार्टिकल्स जब रख के मारे तो हमें पता चला ओ अक्सर और बेशतर तो इसमें से सीधा ही सीधा क्यों चल जाते, दे कंप्लीटली पास थ्रू। ठीक है, और दूसरी बात हमें क्या चली, दूसरी बात हमें चली कि कुछ कुछ डिफ्लेक्ट होते, कुछ कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट होते हैं, कुछ कुछ होते हैं काफी ज्यादा डिफ्लेक्ट होते हैं, और कुछ कुछ ऐसे हैं जो कंप्लीटली डिफेक्ट करके वापस पीछे की तरफ आ जाते हैं। तो अब ये जो कहानी थी, तो हाँ फिर अब उसके बाद हमने रुदरफोर्ड भैया ने और उनके बच्चों ने मिलकर फिर एटम का मॉडल नया सजेस्ट किया। ठीक है जी, उन्होंने क्या सजेस्ट किया, उन्होंने सजेस्ट किया कि भाई ये जो अक्सर और बेशतर अल्फा पार्टिकल सीधे थ्रू चले जाते हैं, तो यस, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, रुदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो ये जो अक्सर और बेशतर अल्फा पार्टिकल जो सीधे थ्रू चले जाते हैं, वी कंक्लूडेड दैट एन एटम मस्ट बी मोस्टली एम्प्टी स्पेस। ठीक है, एटम मस्ट बी मोस्टली एम्प्टी स्पेस। अगर एटम मोस्टली स्पेस है, अब देखो मोस्टली एम्प्टी स्पेस तो है, लेकिन ये जो डिफ्लेक्शंस हो रही हैं, अगर मेरा अल्फा पार्टिकल जो है वो एक पॉजिटिव स्पीशी है, अगर मेरा एक अल्फा पार्टिकल जो है वो एक पॉजिटिव स्पीशी है, तो ये जो डिफ्लेक्शंस होती हैं, दीज मस्ट बी हैपनिंग बाय सम पॉजिटिव चार्ज ही। तो उन्होंने बताया कि एक एटम में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें सारे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और क्या बताया उन्होंने, और उन्होंने बताया कि सारा का सारा मास मास सॉरी मास मास इज कॉन्सेंट्रेटेड इन न्यूक्लियस। ठीक है जी, किसी को अगर याद ना हो तो अपने पुराने साल वाले रेडियो एक्टिविटी वाले लेक्चर्स रिव्यू कर ले। रुदरफोर्ड की एक्सपेरिमेंट से पता चला कि एटम जो है वो मोस्टली एम्प्टी स्पेस है,
और ये डिफ्लेक्शन होने की वजह से और बहुत ज्यादा शार्प डिफ्लेक्शन होने की, कोई कुछ कुछ हिस्सों में तो पूरी पूरी पीछे आने की वजह से उन्होंने क्या डिसाइफर किया, उन्होंने डिसाइफर किया कि भाई ये जो छोटी जो डिफ्लेक्शन होती है बहुत ज्यादा पीछे की तरफ, ये हो रही है क्योंकि हम बिल्कुल ऐसे पॉइंट पे जाके स्ट्राइक करते हैं कि जहां पे वो चीज पूरा का पूरा उसका मास वहां पे होगा और पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज वहां पे होगा। तो वो चीज फिर हमने हमारे रुदरफोर्ड साहब ने और उनके दो स्टूडेंट्स ने फिर हमें बताई कि एक एटम जो है वो बेसिकली एक पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस है, ठीक है जी, और मोस्टली इट इज एम्प्टी स्पेस, मोस्टली इट इज एम्प्टी स्पेस। और ऑब्वियसली थॉमसन वाली चीज को भी जो है वो साथ लेके चलना था कि अभी भी एटम हमें पता था इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि यार इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो कहीं आसपास, कहीं आगे पीछे, यहां कहीं हो। उन्होंने आपको ये नहीं बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में होंगे, उन्होंने ये नहीं बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितनी दूर है कैसे नहीं है। ऐसी कोई भी बात रुदरफोर्ड और ना ही उसके स्टूडेंट्स ने करी। उन्होंने सिर्फ थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल को रद्द करके क्या लेके आए, ये न्यूक्लियस वाला मॉडल लेके आए कि बीच में न्यूक्लियस है, ठीक है जी, और वो एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होगा और उसके आसपास करीब करीब में बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं कैसे नहीं है, वो कैसे हरकत करते हैं कैसे हरकत नहीं करते हैं, अब आ जाते हैं क्वांटम फिजिक्स और बोहर के मॉडल ऑफ द एटम पे। नील बोहर ने बहुत अच्छा काम किया और जो आपके केमिस्ट्री के ओ लेवल्स में जो आप डायग्राम्स बना के आया करते थे वो आपको याद भी होगा, दैट वाज द बोहर्स एटम, नील बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम। अच्छा, तो अब इसकी जो है वो डिस्कशन करना शुरू करते हैं कि ये कहां से शुरू हुई कहानी। अच्छा, आई डोंट नो हाउ दिस बेसिकली स्टार्टेड, लेकिन नील बोहर भैया को कोई चुल हुई, ठीक है, मतलब कुछ उनको कह लो कि कुछ उनको दिल में ख्याल आया कि क्यों ना हम जो है वो एक गैस में से इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू करें, ठीक है। क्यों ख्याल आया, मे बी प्रोबेबली दे वर इन्वेस्टिगेटिंग के हाउ डू गैसेस बिहेव अंडर इलेक्ट्रिकल कंडीशंस। तो उस पर एक बहुत बड़ा हाई वोल्टेज लगा के वो ये देखना चाह रहे थे वो गैस ग्लो किस तरह से करती है। They were probably trying to investigate that, but we're just going to take it for comedic purposes कि उनको जो है वो कोई चुल हुई, जैसे साइंटिस्ट को थोड़े थोड़े दिनों बाद चुल होती है कुछ ना कुछ जो है वो नया बताने की, तो इनको भी एक चुल हुई और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक गैस ली एंड लेट्स से फॉर नाउ दैट गैस इज हाइड्रोजन, ही ट्रैप्ड हाइड्रोजन ओवर हियर। उसने हाइड्रोजन को एक छोटे से ऐसे शेप में बंद किया, ठीक है जी, और यहां पे उसने बहुत बड़ा क्या लगाया, उसने बहुत बड़ा वोल्टेज लगा दिया। लेट्स से ही पुट 10,000 वोल्ट्स ओवर देयर, ठीक है। अच्छा, जब इसने 10,000 वोल्ट्स लगाए तो ये हाइड्रोजन हो गया एक्साइट और इसने फिर लाइट गिव ऑफ करना शुरू कर दी, ठीक है। इट स्टार्टेड गिविंग ऑफ लाइट, ये आपकी लाइट इस तरह से इसमें निकलना शुरू हुई, ठीक है जी, ये आपकी लाइट। अच्छा, एंड यही चीज आपके जो है वो क्या हो रहा है, आपकी जो आपकी ट्यूबलाइट्स होती हैं पुराने जमाने वाली जो ट्यूबलाइट्स वगैरह थी उसमें भी ये होता था, उसमें भी गैस एक्साइट होती है और फिर वो गैस जो है वो आपको लाइट देती है। खैर बहरहाल थोड़ी सी इसमें थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी होगी उस बात में, लेकिन हुआ ये नील बोहर्स भाई को चुल हुई, उन्होंने हाइड्रोजन को लेकर रख के इलेक्ट्रोक्यूट कर दिया बिला वजह। अच्छा, जब इलेक्ट्रोक्यूट किया तो लाइट निकली उसमें से, गैस एक्साइट हो गई। अच्छा, अब और चुल हुई, और चुल क्या हुई, चुल ये हुई कि भाई हम जो है इसके सामने क्या रखते हैं, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग रखते थे, जो हमने एएस में कहा में पढ़ी थी, सुपरपोजिशन में। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग किस चीज के लिए इस्तेमाल होती थी, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग इस्तेमाल होती थी टू फाइंड आउट पर्टिकुलर वेवलेंथ्स, जो डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा, डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। तो उसके ऊपर जब एक डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे लाइट इंसिडेंट करते थे उसके ऑर्डर्स बनते थे, लाइट जो है वो स्प्लिट करती थी, आपको निशान, आपको ब्राइट ब्राइट स्पॉट्स दिखते थे। तो यहां पे भी वही कहानी हुई, ठीक है जी, जब इन्होंने ये कहानी करी तो यहां पे भी वही कहानी। अब बड़ी ताज्जुब की बात यह हुई कि जो कहानी आपको होने को मिली, आपको कहानी मिली ऐसी, आपको स्पॉट्स मिले ऐसे। स्पॉट्स क्या मिले, कैसे मिले, जब इसको डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में से गुजारा तो वी फाउंड दिस काइंड ऑफ पैटर्न। हमें 410 पे वायलेट पे एक लाइन मिली, हमें 434 पे 434 पे हमें एक ब्लू लाइन मिली, 486 पे हमें ग्रीन लाइन मिली, और 656 हमें, मतलब ये वाली जो वेवलेंथ्स थी ये आगे आई और कोई भी वेवलेंथ आगे नहीं आई। बड़ा पिक्यूलर और बड़ी शार्प शार्प डिस्टिंक्ट लाइंस हमें ये मिली। हमें ये पता चला कि जब हाइड्रोजन को एक्साइट किया तो यार ये जो है वो ऐसी लाइनें मिल रही हैं, ऐसे कलर सिर्फ आगे आते हैं, और जब इन कलर को और अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट किया तो ये पता चला है 410 है, ये 434 है, 46 है, 66, ठीक है। अच्छा, अब
ये तो हो गया, ये कहानी तो हमने कर ली। लेकिन स्टिल दे वर नॉट श्योर। उन्होंने कहा यार ये ऐसी हो गया होगा, चलो छोड़ देते हैं। थोड़े दिनों बाद फिर दोबारा से किया, थोड़े टाइम बाद फिर दोबारा से किया, फिर वापस से वही स्पेक्ट्रम आया। अच्छा, एक लोकेशन में कर रहे थे, दूसरी लोकेशन में जाके किया, फिर दोबारा से किया, फिर दोबारा से यही स्पेक्ट्रम आया। यही चीज बार बार आई, यही चीज आपको बार बार देखने को मिली। नील बोहर साहब हो गए एक्साइट, उन्हें को जो है वो समझो वो खुशी से पागल गए। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ पहले हाइड्रोजन की करी थी, उन्होंने क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तमाम गैसेस जमा कर करके उनके क्या करना शुरू कर दिए, इस तरह से उनको इलेक्ट्रोक्यूट कर करके उनके इमिशन स्पेक्ट्रम्स जमा करना शुरू कर दिए। ठीक है, और बड़ी ताज्जुब की बात थी, जैसे ही हाइड्रोजन का जो इमिशन स्पेक्ट्रम आया, ठीक है, हाइड्रोजन का मैं इमिशन स्पेक्ट्रम चाहे नॉर्थ पोल पे करूं, चाहे इक्वेटर पे करूं, चाहे साउथ पोल पे करूं, जहां पे भी करूं, हाइड्रोजन का इमिशन स्पेक्ट्रम ही, मतलब दिस वाज कांस्टेंट। ये ऐसा था कि ऐसे हाइड्रोजन की एक नई निशानी मिल गई। अगर कोई आपसे पूछे कि हाइड्रोजन कैसा है, हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई करने का तरीका ये आ गया था कि उसमें जब 10,000 वोल्ट्स लगाओ तो हाइड्रोजन जो है वो ऐसा पैटर्न प्रोड्यूस करता है, और फ्लोरीन पे लगाओ तो फ्लोरीन डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न प्रोड्यूस करता है, क्लोरीन पे लगाओ तो क्लोरीन डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन पे लगाओ तो ऑक्सीजन एक डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न प्रोड्यूस। लेकिन वो सारे पैटर्न जो थे वो सब के लिए लोकलाइज थे। मतलब मैं फ्लोरीन का पैटर्न उठा के मून पे भी जाके करूं तो फ्लोरीन का पैटर्न वही आएगा मून पे भी। एंड दीज वर कांस्टेंट थिंग्स दैट वर हैपन। ठीक है, अच्छा, अब बड़ा इसमें भी हलचल मच गई। ठीक है, आइंस्टाइन भाई ने कहा यार ये ऐसी हो रहा है, इसको छोड़ो, कोई कोई ऐसी कोई नया बात नहीं है, छोड़ो छोड़ो, इस पे कोई टेंशन नहीं, जरूरत नहीं। लेकिन नील बोहर साहब को क्या होना शुरू करा, उन अब क्वांटम फिजिक्स, अब आइंस्टाइन ने अपनी क्वांटम फिजिक्स लिख दी, पार्टिकुलर थ्योरी उसने लिख दी थी। ठीक है, एक गलती आइंस्टाइन ने वहां पे करी थी, और वो गलती क्या करी थी, आइंस्टाइन ने हमें ये बोला था, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखवाया नहीं है, लेकिन आइंस्टाइन ने यहाँ पे एक इंप्लाई करा था पॉइंट। क्या इंप्लाई करा था, उसने बोला था कि जब एक फोटोन आके एक इलेक्ट्रॉन पे लगता है तो वो इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा फोटोन को खा जाता है और फिर इलेक्ट्रॉन बाहर रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी चीज नहीं हो सकती। आइंस्टाइन ने क्या बोला, आइंस्टाइन ने बोला कि जब फोटोन आके इलेक्ट्रॉन पे लगता है तो फोटो इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब्स द फोटोन, एंड देन वो इलेक्ट्रॉन और फोटोन साथ जो है वो मोमेंटम चेंज होके फिर वो आगे निकलते। तो ये होती है कहानी जो आइंस्टाइन ने बोली। आइंस्टाइन ने कहा सिर्फ यही हो सकता है, फोटोन आके लगेगा इलेक्ट्रॉन पे और इलेक्ट्रॉन फिर निकल जाएगा, या तो निकलेगा या तो वहीं रह जाएगा। राइट, यू ऑल नो, अगर FO से कम होगी तो इलेक्ट्रॉन वहीं रह जाता है, FI से ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। यानी आइंस्टाइन ने सिर्फ यहां तक बात करी, और आइंस्टाइन का ये पॉइंटर था। ठीक है, दिस वाज वन ऑफ द 4 पॉइंटर्स, इंपॉर्टेंट नहीं है ना, पूछ लिया तो मैं तो लिख पाया नहीं कि आइंस्टाइन ने यहाँ पे इंप्लाई क्या किया था, फोटोन आके लगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा, उसके अलावा कोई और कहानी नहीं हो सकती। नील बोहर साहब आए, उन्होंने कहा आइंस्टाइन ने जो है वो बात करी है गलत। आइंस्टाइन जो बात हमें बता के गए हैं ये वाली बात उन्होंने पकड़ ली, और ने कहा ये आइंस्टाइन साहब जो है वो गलत बात कर रहे हैं। वो इसको कंप्लीटली ले गए इनटू स्पेसिफाइंग द मॉडल ऑफ द एटम। ठीक है जी, नील बोहर साहब ने क्या बोला, नील बोहर साहब ने ये बोला कि भाई ये जो हमारे पास ये जो एनर्जीज आ रही है ना, ये मुझे हिंट्स दे रही है कि ना एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन की एक एनर्जी का लेवल है वो इसके साथ कुछ ना कुछ, इसके साथ कुछ ना कुछ करेस्पॉन्डेंस है, मतलब कुछ ना कुछ कहानी साथ साथ हो रही। तो अब हम समझते हैं नील बोहर के मॉडल ऑफ द एटम। नील बोहर साहब ने क्या किया, उन्होंने अपना मॉडल ऑफ द एटम बनाया और उन्होंने फिर इसको एक्सप्लेन करना शुरू। उन्होंने कहा आपके पास एक पॉजिटिव न्यूक्लियस है, और जैसे आप O लेवल बनाया करते थे, पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद अगले वाले शेल में फिर 8 8 कर करके फुल होते थे। खैर बहरहाल मैं वो सब ख्वारियां नहीं करूंगा, मैं बस इतना बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये बहुत एटम ले गए कहां पे, इलेक्ट्रॉन्स में ले गए। आइंस्टाइन उस वक्त उनको हंसी आ गई, उनका ये देख के वो बंदा इलेक्ट्रॉन में ले गया, फिर तो बिल्कुल ही बेकार बात कर रहा होगा, क्या फालतू में बहस भी फाइट करने की जरूरत नहीं। बौहर भैया ने क्या बोला, बौहर भैया ने बोला यार ये जो मुझे लाइन मिलती है ना, वो इसलिए मिलती है, वो इसलिए मिलती है क्योंकि एक फोटोन सपोज करो आके लगता है, एक फोटोन आके लगता है, लेट्स से दिस इज अ फोटोन दैट हिट्स दिस इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये इस इलेक्ट्रॉन पे आके लगा, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है, एंड दिस कैन, हमने कोई इन मजे की कहानी है यार, इतनी मजे की कहानी। अच्छा, ये फोटोन इस पे आके लगा, अब आइंस्टाइन ने क्या बोला, आइंस्टाइन ने बोला था या तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा या तो इलेक्ट्रॉन यहीं रह जाएगा। बोहर साहब ने क्या बोला, बोहर साहब ने बोला जब फोटोन आके आके लगता है तो एक और चीज हो सकती है, और वो एक और चीज क्या होती है, वो एक और चीज होती है कि इलेक्ट्रॉन परफॉर्म कर लेगा एक अपवर्ड क्वांटम जंप। है ये कहां से लाए भाई, क्या बातें कर रहे हैं, ये कहां से हो गया।
लेकिन बोहर साहब जो थे बड़े जीनियस थे। उन्होंने जब ये पैटर्न देखा और उनको जब ये रियलाइज हो गया ये पैटर्न एक ही तरीके का आता है, तो वो फौरन समझ गए इस बात को कि हर एटम में ऑर्बिट्स है, हर एटम में ऑर्बिट्स है और हर ऑर्बिट की एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी है। ये किसी, लेट्स से दिस इज एट सम पोटेंशियल वैल्यू, एट सम पोटेंशियल वैल्यू, लेट्स से दैट, and this one is at some another potential value. Yes. तो बोहर साहब ने क्या बोला? बोहर साहब ने बोला कि भाई ये जो पैटर्न मिलता है मेरे हिसाब से ये होता है कि जब फोटोन आके लगता है तो एक इलेक्ट्रॉन होता है एक्साइट और वो एक अपवर्ड क्वांटम जंप परफॉर्म कर लेता है। जब वो एक अपवर्ड क्वांटम जंप परफॉर्म करता है, वो एक्साइट हुआ है, उसने अभी एटम को नहीं छोड़ा। आइंस्टाइन ने कहता एटम छोड़ देगा तो एटम में रह जाएगा। बोहर साहब ने बोला उसने एटम को नहीं छोड़ा, उसने अभी एक अपवर्ड क्वांटम जंप करवाई है। कहां तक? नेक्स्ट वाले शेल तक, या नेक्स्ट कंसेक्यूटिव, बहुत सारे हो सकता है ऊपर गया, बट ही सेज कि उसने अपवर्ड क्वांटम जंप किया, अब किसी बड़े शेल में उठ के चला गया। और जब वो अब डी एक्साइट होगा और वापस से अपनी जगह पे आएगा, जब वो एक डाउनवर्ड क्वांटम जंप परफॉर्म करेगा। व्हाट इज क्वांटम? ये लफ्ज है, लफ्ज है, इसमें टेंशन नहीं लो। व्हाट डू आई मीन बाय अपवर्ड क्वांटम जंप? आई मीन एन अपवर्ड वेरी स्मॉल जंप। ठीक है जी। तो बस ये समझो कि एक शेल से उठ के जब दूसरे शेल में जा रहे हो तो उसको मैं एक अपवर्ड क्वांटम जंप बोलूं। ठीक है। और जब यही चीज वापस से जो है, वापस से अपने, ऑब्वियसली उसको अपने शेल में आना है, राइट। सो ये चीज क्या कहलाएगी? ये चीज कहलाएगी एक डाउनवर्ड क्वांटम जंप। ठीक है। और बोहर साहब ने बोला, बोहर साहब ने बोला कि ये जो है आपका जो जब ये डाउनवर्ड क्वांटम जंप कर रहा होता है तब ये फोटोन निकलता है, देन यू इमिट अ फोटोन, और वो फोटोन जो है वो यहां पे हमें नजर आ रहा है। ठीक है जी। यानी अब मैं बताता हूं क्या हुआ। ये जब एक्सपेरिमेंट देखी बोहर भाई ने क्या किया? एक्साइट किया। उसने एक्साइट किया तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि एक इलेक्ट्रॉन को जब मैंने एक्साइट किया उसने अपवर्ड क्वांटम जंप कर लिया। ठीक है। मतलब जो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने सारे सारे क्या करा? उन्होंने सारों ने ऊपर ऊपर जाना शुरू हो गए, अपवर्ड क्वांटम जंप्स करके नेक्स्ट शेल्स को उन्होंने ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया। ठीक है। और जैसे जैसे वो डी एक्साइट होते गए और वापस आते गए, जब वो वापस आते गए तो जब वो वापस आए एक बड़े पोटेंशियल वैल्यू से वापस से किसी और पोटेंशियल वैल्यू पे आए, तो उन्होंने क्या रिलीज किया? उन्होंने वापस से एक फोटोन रिलीज किया। मतलब जो फोटोन गेन किया था एक अपवर्ड क्वांटम जंप करने के लिए, अब इस केस में फोटोन गेन नहीं किया, इसमें हमने क्या दी? हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी ताकि हम एक अपवर्ड क्वांटम जंप करा सके। और फिर वो नीचे आते हुए क्या होना चाहिए? जब वो वापस से अपनी जगह पे आएगा तो वो वही फोटोन दोबारा से रिलीज करेगा। ठीक है। अब ये जो लाइनें मिली, सिर्फ ये क्यों मिली भाई? अगर तो उसने वापस नीचे भी आना है तो उसने तो तमाम पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम देना चाहिए था। ये तमाम ये लाइनें क्यों दे रहा है? तो बोहर भाई ने अंदाजा लगाया भाई अगर ये लाइनें मिल रही है ना तो इसका मतलब है सिर्फ ये एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जो मतलब दो शेल्स के बीच में ये स्पेसिफिक एक अमाउंट ऑफ एनर्जी, फिर उसके ऊपर वाले इन दोनों के बीच में ये दो शेल्स हैं जिनके बीच में एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी, फिर उसके ऊपर वाले इन दोनों शेल्स के बीच में कोई स्पेसिफिक। मतलब ये जो आपको डाउनवर्ड क्वांटम जंप्स होते हुए जो लाइनें मिल रही हैं, ये फोटॉन्स करेस्पॉन्ड कर रहे हैं किस चीज को? एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी को। और वो एनर्जी कहां से आ रही है? वो एनर्जी आती है जब एक शेल से दूसरे शेल में आने के लिए एनर्जी लूज करता है इलेक्ट्रॉन, वो उस फोटोन को देता है। तो वो फोटोन E इक्वल्स टू एच सी लैम्डा लेके, एच सी अपॉन लैम्डा। तो अगर एक एनर्जी की एक अगर कांस्टेंट वैल्यू है, देखो ये सब कर रहे थे वो, अगर तो वेवलेंथ कांस्टेंट आ रही है, वेवलेंथ कांस्टेंट्स आ रही हैं, ये सारी वेवलेंथ कांस्टेंट रही है, तो इसका मतलब है एनर्जी भी कांस्टेंट रह रही है। इसका मतलब है एक शेल से वापस नीचे आने में जो गैप है, जो एनर्जी का डिफरेंस है, वो क्या है? वो वही है, वो वही कांस्टेंट है। तो बोहर भैया ने वहां से अंदाजा लगाया कि क्या चीज हो रही है? ये चीज हो रही है कि शेल्स में अरेंज्ड हैं आप। ठीक है जी। अगर एक डाउनवर्ड क्वांटम जंप होता है तो उसकी हमेशा एनर्जी, एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी आती है, जो उसकी वजह से फिर एक फोटोन निकलता है और हमें ये दर्द दिख रहा है, जिसके अंदर हमें नजर आ रहा है कि उस फोटोन की हमेशा एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी आती है, E इक्वल्स टू एच सी ओवर लैम्डा के थ्रू। तो बोहर साहब ने इतना बड़ा अंदाजा लगाया और उन्होंने फिर आपको क्या दिया? उन्होंने फिर आपको ये बोहर एटम ऑफ द मॉडल दिया। ठीक है जी। तो इनकी दो अजम्पशंस थी, इन्होंने दो चीजें क्लियर करी। आप लेंगे क्या क्लियर करी? एटम्स have distinct
एंड डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। ठीक है, डिस्टिंक्ट और डिस्क्रीट का क्या मतलब है? डिस्टिंक्ट और डिस्क्रीट का मतलब ये है कि बेसिकली डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग है, और डिस्क्रीट है अलग अलग है। ठीक है, मतलब अलग अलग मतलब सेपरेटेड है, एक दूसरे से सेपरेटेड है। और डिस्क्रीट का मतलब है कि उनके बीच में जो एनर्जी लेवल्स है वो उनके लिए कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है जी। और दूसरी बात जो भौर भैया ने आपको बताई वो ये बताया कि दीज एनर्जी लेवल्स आर कांस्टेंट टू ईच एटम। जब भी तो तमाम गैसेस का जैसा पहली दफा इमिशन स्पेक्ट्रम आता है वैसा ही बाद में भी 1000 दफा एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी वैसा ही आता है। सो बेसिकली ये हो गया कि जो लैम्डा आता है वो कांस्टेंट आ रहा है। लैम्डा कांस्टेंट आ रहा है तो यानी एनर्जी का डिफरेंस आपका कांस्टेंट आ रहा है। अगर एनर्जी का डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है तो यानी इसका मतलब है डाउनवर्ड क्वांटम जंप के दौरान वो जो एनर्जी का डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। तो अगर वो कांस्टेंट है उसका मतलब है जो शेल्स के बीच में गैप्स है वो कांस्टेंट है। और अगर वो कांस्टेंट है तो उसका लास्ट में मतलब क्या निकल गया कि तमाम के तमाम शेल्स अलग अलग है, अलग अलग है, और उनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट रहता है। ये बोहर साहब ने जो है वो आपको पूरा ये एटम उधर से उधर का आपको बना के दिया, पूरा एटम ऑफ द मॉडल ऑफ द एटम। ठीक है जी। एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन, इन दिस थिंग? समझ में आ रहा है अभी तक? यार बट क्वांटम जंप का फायदा क्या है? आजेन क्वांटम जंप का फायदा क्या है, क्या मतलब? मतलब मैं कह रहा हूँ टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या फायदा है? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्वांटम जंप्स उसने क्यों फाइंड आउट किया कि क्वांटम जंप्स होते हैं, क्यों निकाले ही क्यों है? पागल था। और नहीं तो क्या, साइंटिस्ट को और क्या काम होता है? यही तो काम था ना, मॉडल ऑफ द एटम हमें ठीक करना था। मॉडल ऑफ द फारिक था, बिल्कुल सही। एक दफा जरा रिकैप दे दो। रिकैप देता हूं मैं क्योंकि आई फील लाइक कुछ और हमें इसमें क्लियर करना पड़ेगा। बट ये लोग थे ना, मतलब जैसे पागल होते हैं तो ये लोग, इनको काम यही होता है, मतलब इनको मजा आता है, इनको गौर व फिक्र करने में मजा आता है। यहाँ पे अब मेरे पास जो बैच है उनको गौर व फिक्र करने में मजा नहीं आता है, तो उनको ये चीज जहर लग रही होगी कि क्यों करके दिया। ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ा कारनामा अंजाम करके दिया है नील बोहर साहब ने, कि उन्होंने आपको मॉडल ऑफ द एटम और मजीद क्लियर करके दे दिया। ठीक है जी। अच्छा, दोबारा से रिकैप कर लेते हैं क्या हुआ। नील बोहर साहब को चुल हुई एक दिन हाइड्रोजन को लगा के इलेक्ट्रोक्यूट कर देते हैं, मजा आएगा। ठीक है, उन्होंने इलेक्ट्रोक्यूट किया। उनका कोई दोस्त ले आया डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग सामने रखी, उन्होंने देखा पैटर्न देखा। ओ भाई, पैटर्न जो है वो बड़ा प्यारा सा आ रहा है, 4 लाइनें नजर आ रही है और एक ऐसी वेवलेंथ, मतलब ये कलर आते हैं। उनने वेवलेंथ निकालनी, उन्होंने कहा ठीक है चलो चलो मजा आया। सो वी फॉलो नेला साहब का मॉडल। नेला साहब कौन है भाई? नील, नील साहब, यस। नील साहब का मॉडल हम अब फॉलो नहीं करता, उसके आगे क्वांटम मॉडल आ गया। उसके आगे भी एक मॉडल है जो अब फॉलो होता है, क्वांटम मॉडल है वो आपने एएस की केमिस्ट्री में पढ़ा। वो नहीं, वो एसपीडीएफ, वो वाला जो मॉडल है, एसपीडीएफ, जो वो सही होती थी वो क्वांटम मॉडल है, वो और आगे आया था वो। खैर वो उतनी उधर नहीं जाएंगे हम, हमारी वो चीज नहीं है पढ़नी है। खैर वो हुआ। अच्छा, कोई उनका दोस्त ले आया डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, उन्होंने उन्होंने जो है वो ये देखा, बड़ी प्यारी लाइनें आए, उनको बड़ा मजा आया, वेवलेंथ मेजर करके नोट करके रखे। ठीक है नहीं? अच्छा, कुछ दिनों बाद दोबारा से किया, ओह भाई वही स्पेक्ट्रम आ रहा है, वेरी नाइस। अच्छा, थोड़ी देर बाद कोई लोकेशन चेंज करके बाद करने के बाद किया, फिर से वही आ रहा है स्पेक्ट्रम। फिर नील बोहर साहब को हुआ ताज्जुब, उन्होंने कहा भाई ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? अच्छा भाई, उन्होंने कहा भाई सब ले आओ, सारी गैसेज ले आओ, सबको एक एक करके इलेक्ट्रोक्यूट करके देखो। क्लोरीन को किया तो क्लोरीन का कोई और आया, फ्लोरीन को किया तो फ्लोरीन का कोई और आया। फिर उनको चेंज, मतलब फ्लोरीन का कहीं और जगह रख के किया तो फिर भी वही आया, क्लोरीन का कहीं और जगह रख के किया तब भी वही आया। मतलब ये चीजें थी, जिस भी गैस को इलेक्ट्रोक्यूट करो, जिस भी एलिमेंट को गैस बना के इलेक्ट्रोक्यूट करा जा सकता था, उन्होंने तमाम गैसेस को रख के इलेक्ट्रोक्यूट किया। इलेक्ट्रोक्यूट करने के बाद उन्होंने ये देखा कि हमेशा उनका पैटर्न एक फिक्स्ड पैटर्न आता है। ठीक है जी। और आप लोगों की वजाहत के लिए एक 6 सेकंड में कर भी लेता हूं। ठीक है, सो लेट्स जस्ट न्यू शेयर दिस। और ये क्लोरीन का आ गया, ये क्लोरीन का इमिशन स्पेक्ट्रम, और यह हमेशा कांस्टेंट आता है। ठीक है जी। लेट्स आल्सो सर्च फॉर ऑक्सीजन, ये कभी चेंज नहीं होता। ऑक्सीजन का ये आ गया, ये ऑक्सीजन का इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, इंतहाई वाहियात इमिशन स्पेक्ट्रम है, बहुत सारी लाइनें इसमें, लेकिन हमेशा यही आता था। ठीक है जी, दिस वाज द थिंग दैट ऑलवेज हैपेंड, ये हमेशा हो रही थी। ठीक है।
अब बाकियों ने जब इसके ऊपर गौर व फिक्र नहीं किया, नील बॉहर साहब ने इस पे बहुत ज्यादा गौर व फिक्र किया और वो इधर से पूरा का पूरा नया एटम का मॉडल जो है वो उठा के लाया। ठीक है, नील बॉहर साहब ने कहा कि भाई देखो, आइंस्टाइन ने हमें बताया था E इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। उन्होंने कहा ये आइंस्टाइन ने बताया था। आइंस्टाइन ने कहा ये पागल हो गया, इसकी बात नहीं सुन। ठीक है, लेकिन उन्हें फिर भी आइंस्टाइन की चीज इस्तेमाल करी। उन्होंने कहा कि भाई देखो, जब हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम देखते हो, लाइन आती है हमेशा एक ही कलर पे, यानी हमेशा एक ही वेवलेंथ पे, यानी वेवलेंथ आ रही है कांस्टेंट। ठीक है, वेवलेंथ आती है आपकी कांस्टेंट। अच्छा, अगर आपकी वेवलेंथ कांस्टेंट आती है तो इसका मतलब जो एनर्जी है जो उसको प्रोड्यूस कर रही है वो भी कांस्टेंट है, क्योंकि एचसी तो वैसे भी कांस्टेंट है। अगर लैम्डा कांस्टेंट है तो ई भी कांस्टेंट है। ठीक, तो इसका मतलब बॉहर साहब ने अंदाजा लगाया उधर से कि भाई देखो, लैम्डा जब कांस्टेंट आ रहा है तो जो एनर्जी डिफरेंस है जो उसको कॉज कर रहा है वो भी कांस्टेंट होगा। अब वो ले गए उसको उस कहानी में कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइट तो मैं करता हूं, लेकिन ये डी एक्साइट ऐसे होते हैं कि हमेशा एक कांस्टेंट एनर्जीज रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से हमेशा एक कांस्टेंट लैम्डा आता है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स डी एक्साइट होते हुए हमेशा कांस्टेंट अमाउंट ऑफ एनर्जीज लूज करते हैं, और वो कांस्टेंट अमाउंट ऑफ एनर्जीज कहां पर रिफ्लेक्ट हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है इन दीस कांस्टेंट लैम्डास। अच्छा, अगर तो ये इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कांस्टेंट अमाउंट ऑफ एनर्जीज रिलीज करते हैं, इसका मतलब है ऊपर से कहीं नीचे आने में एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर अंदाज लगाया, अच्छा इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन जो है शेल्स में अरेंज्ड है, और वो तमाम के तमाम शेल्स डिस्क्रीट हैं, डिस्टिंक्ट हैं, एक दूसरे से अलग है, और जो उन दोनों के बीच में जो एनर्जी का गैप है, चाहे वो एटम एक्साइटेड हो या ना हो, जैसा भी हो जैसा ना हो, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन एक बड़े शेल से एक छोटे शेल में आ रहा है, एक बड़े एनर्जी के शेल से छोटे एनर्जी के शेल में आ रहा है, तो वो क्या करेगा? वो एनर्जी रिलीज करेगा। अब चूंकि ये एनर्जी हमेशा कांस्टेंट आ रही है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में गैप्स कांस्टेंट है। तो नील बॉहर साहब ने यहां से अंदाजा लगाया कि ये शेल्स में अरेंज है आपके सारे एटम, आपके सारे इलेक्ट्रॉन्स। जो शेल्स हैं वो हमेशा डिस्क्रीट और डिस्टिंक्ट रहेंगे, उनके बीच में गैप जो है वो डिस्टिंक्ट है दोनों, और उनके बीच में जो गैप है वो हमेशा कांस्टेंट एनर्जी का है। ठीक है जी। और तीसरी बात उन्होंने बोली कि जो एक एटम का क्या कहते हैं आपका एनर्जी का लेवल्स हैं, जो उसके अंदर एनर्जी लेवल्स हैं, क्योंकि उसका स्पेक्ट्रम जो है वो एक कांस्टेंट ही आता है हमेशा, तो इसका मतलब है एक एटम की आइडेंटिफिकेशन ही क्या है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स के स्पेसिफिक जो है वो ऑर्बिट्स है, और वो उसके लिए लोकलाइज्ड है, वो किसी और एटम के लिए नहीं होगा। मतलब हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम कभी भी क्लोरीन जैसा नहीं आया, क्लोरीन का एमिशन स्पेक्ट्रम कभी भी ऑक्सीजन जैसा नहीं आया, ऑक्सीजन का एमिशन स्पेक्ट्रम कभी भी फ्लोरीन जैसा नहीं आया। हमेशा इनका सबका डिफरेंट डिफरेंट है, और ये चीज रहती है। इमिशन स्पेक्ट्रम पे बहुत ज्यादा देर लग गई है, अभी हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी डिस्कस करना है, और वो भी डिस्कस करते हैं। उधर भी आई होप चीजें क्लियर होंगी, एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन वाली चीज और क्लियर होगी। ठीक है, सो लेट्स रोटेट दिस एंड छोटा कर लेते हैं इसको, छोटा होने नहीं वाला है। अच्छा भाई, अगर तो नील बॉहर साहब ने बिल्कुल सही बात करी थी, अगर तो उन्होंने बिल्कुल सही बात करी थी, तो उनके पास क्या आ गया? उनके पास आ गया एक चैलेंज। उनके पास एक आ गया चैलेंज। चैलेंज क्या था कि भाई देखो, अगर आप इतने ही सच्चे हो, अगर आपको इतनी ही केमिस्ट्री और फिजिक्स आती है, ठीक है, तो आप तो बात करते हो कि हमेशा ये जो है वो कांस्टेंट आ रहा है ना? दिस इज ऑलवेज कमिंग आउट टू बी ए कांस्टेंट। एक सेकेंड दो, ये छोटा हो गया जरा। हाँ। एक सेकेंड, बोलते हुए जो है नहीं पढ़ाना चाहिए, करनी चाहिए हरकतें, क्योंकि मुझसे हमेशा पे अस्तगफिरुल्लाह। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, बहुत छेड़खानी नहीं करते, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो अच्छा, तो चैलेंज ये आया कि भाई आप जो इतनी बड़बड़ कर रहे हो, आपने तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू एक्साइट किया था, आपने बिजली देके एक्साइट कर दिया। क्या पता बिजली में कोई कारनामा हो कि आपकी जो एक्साइटेशन हो रही है वो हमेशा कांस्टेंट लेवल्स हो रही है, इसलिए डी एक्साइटेशन भी कांस्टेंट लेवल्स हो रही है। तो अगर आप इतने ही सच्चे हो, तो आप फोटोन मार के क्यों नहीं दिखाते इलेक्ट्रॉन पे कि जब वो डी एक्साइट आ रहा था वो वही फोटोन रिलीज करेगा? नील बॉहर ने साहब ने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये सारी दुनिया ने कहा भाई अगर आप इतने ही सच्चे हो, अगर आपको इतनी फिजिक्स इतनी केमिस्ट्री आती है, तो फिर आप क्या करो? अब आप फोटोन रख के मार के दिखाओ। क्योंकि भाई अगर आपकी बात सच्ची है, अगर तो आपकी बात सच्ची है, तो क्या होना चाहिए? तो ये होना चाहिए है कि अगर मैं तमाम के तमाम लाइट के फोटॉन्स मार दूं, मतलब मैं सारी की सारी वेवलेंथ्स विजिबल लाइट की रख के हाइड्रोजन पे इंसिडेंट कर दूं, ठीक है जी, तो अगर तो आप ये कह रहे हो कि डाउनवर्ड क्वांटम जंप हमेशा एक कांस्टेंट एनर्जी का है,
तो इसका मतलब यह हुआ कि अपवर्ड क्वांटम जंप भी कांस्टेंट एनर्जी का होना चाहिए, राइट। एक जब कांस्टेंट से जंप करेगा तभी तो कांस्टेंट से वापस नीचे आके जंप करेगा। मतलब एक शेल से ऊपर जाने में जब एक कांस्टेंट, जब भी तो नीचे आने में भी कांस्टेंट था। तो उन्होंने कहा कि भाई जब आप कह रहे हो डाउनवर्ड वाला कांस्टेंट है तो आप ऊपर वाला करके दिखा दो। अगर आपने ऊपर वाला प्रूफ करके दिखा दिया कि ऊपर वाला भी होता है, अगर ऊपर वाला कांस्टेंट है नीचे वाला भी कांस्टेंट, दोनों बराबर आने, फिर हम आपकी बात मान जाएंगे। फिर आपने बिल्कुल सच्ची बात करी। तो नील बोहर साहब ने क्या किया, नील बोहर साहब ने ली व्हाइट लाइट, दिस इज व्हाइट लाइट, उसमें सारी चीजें होती, ठीक है। इसमें तमाम सारी वेवलेंथ्स उन्होंने रख के किस पे मारी, हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन पे मारने के बाद क्या हुआ, उन्होंने उसको फिर डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में से गुजारा, और डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में से गुजारने के बाद आपको मिली ये चीज। क्या मिला, अब पूरा का पूरा रेनबो तो मिला, वही स्पेक्ट्रम मिला, लेकिन उसमें काली काली लाइनें थी। कहां कहां थी, 410 पे पहले मिली थी आपको एमिशन में, वहां पे काली थी। 434 पे काली, 486 पे काली, 656 पे काली। तो अब जहां पहले आपको लाइट मिला करती थी, अब वहां पे आपको डार्कनेस मिली, ठीक है। तो अब नील बोहर साहब ने कहा अब मैं जीत गया हूं। कैसे जीते वो, अब इसको भी समझते हैं। भाई देखो, जब एक फोटोन आया, देखो ये तमाम के तमाम जो सारे के सारे फोटॉन्स थे वो इधर आ गए, उनको कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो करेस्पॉन्ड ही नहीं करते थे उस एनर्जी जंप को। भाई देखो, अगर मुझे मेरा जो गैप है वो कांस्टेंट है, तो फिर उसका मतलब क्या हुआ, अगेन E इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। उसका मतलब ये हुआ कि अगर भाई कांस्टेंट एनर्जी है, कांस्टेंट एनर्जी का गैप है, तो हमेशा एक फोटोन, एक कांस्टेंट लैम्डा वाला फोटोन ही ये गैप करवा, ये जंप करवा सकता है, और कोई फोटोन ये चीज नहीं करवा सकता। तो यही हुआ, तमाम के तमाम फोटॉन्स आगे आ गए। कौन कौन से आगे नहीं आए, वो वाले फोटोन आगे नहीं आए जो जिनके पास इतनी एनर्जी थी जो ये अपवर्ड वाला करवा सकते थे। सिर्फ वो फोटॉन्स आगे नहीं आए हैं जो उस एनर्जी को करस्पॉन्ड करते थे, राइट। ये जो 410 वाली वेवलेंथ थी, वो इधर डालोगे एनर्जी गैप, एनर्जी आ जाएगी, कितनी एनर्जी थी उस गैप में, और वो एनर्जी जो है, जो फोटोन आया, वो फोटोन जो आ रहा था उतनी एनर्जी को लेके, वो आगे ना आ पाया, वो इधर एब्जॉर्ब होगी। वो एब्जॉर्ब होके उसने अपवर्ड क्वांटम जंप करा दी, जब भी वो इधर स्पेक्ट्रम में से गायब है। नील बोहर साहब जंग जीत गए, उन्होंने कहा अब मैं जीत गया, मैं पूरी चीज आपको वाज़ेह तौर पे बता दी, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे इस पे क्वेश्चन भी करेंगे और पूछेंगे भी कि भाई अपवर्ड क्वांटम जंप हुई तो कभी ना कभी डाउनवर्ड क्वांटम जंप भी तो होनी है। और जाहिर बात है, बिल्कुल सही बात करो, आई एम नॉट गोइंग टू डिसएग्री विद यू। अपवर्ड क्वांटम जंप हुई, वापस से इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, डाउनवर्ड क्वांटम जंप भी करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन वापस से नीचे डाउनवर्ड क्वांटम जंप करता है, तो फिर तो ये वेवलेंथ आनी चाहिए थी ना, फिर तो ये काला नहीं रहना चाहिए था। तो ये काला क्यों रहता है, काला इसलिए रहता है क्योंकि ये सारे फोटॉन्स क्या थे, ये फोटॉन्स आ रहे थे यू, ऑल ऑफ दीज फोटॉन्स वर कमिंग इन स्ट्रेट, ठीक है, ये स्ट्रेट आ रहे थे। अब हुआ ये कि जब हाइड्रोजन ने एब्जॉर्ब किया, उसमें अपवर्ड क्वांटम जंप हुई, डाउनवर्ड क्वांटम जंप करते हुए फोटोन रिलीज तो हुआ, लेकिन वो फोटोन जो था वो किसी और डायरेक्शन में रिलीज हो गया। वो फोटोन सीधा रिलीज नहीं हुआ, क्योंकि किसने कहा है आपको, इलेक्ट्रॉन जब नीचे जाएगा वापस तो वो फोटोन सीधा ही निकालेगा, क्यों, उसकी मर्जी, वो फोटोन यूं भेज दे जैसा ही भेज दे। तो फोटोन रिलीज तो होता है, लेकिन वो फोटोन किसी और डायरेक्शन में चल जाता है, जो आपको यहाँ पे आगे फिर स्क्रीन में नजर नहीं आता। और इस तरह बोहर साहब जो है वो जंग जीत गए। उन्होंने कहा था पहले कि डाउनवर्ड क्वांटम जंप हमेशा कांस्टेंट है, तो इसका मतलब एनर्जी लेवल्स कांस्टेंट है। उनको सवाल दे दिया कि भाई अगर आप इतने ही सच्चे हो, आप एक फोटोन मार के दिखा दो जरा, यही बात होगी। तो उन्होंने वो फोटोन मार के भी दिखा दिया कि वो जो है वो हो रहा है। और अगर किसी को और प्रूफ चाहिए है तो वो क्या कर सकता है, वो स्पेसिफिकली 410 नैनोमीटर का एक फोटोन उठाए और वो रख के मार दे एक हाइड्रोजन पे। वो फोटोन यहाँ पे सिरे से आपको आगे नजर नहीं आने वाला। सिर्फ 4 and 10 वाला उठाओ, रख के मार दो, 4 and 10 गायब हो जाएगा, वो ऐसा लगेगा गायब हो गया। वो हकीकत में कहीं और डिफ्लेक्ट हो गया, उसको ढूंढना फिर कहीं और मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि वो सच्ची में गायब ही हो गया है, ठीक है जी। सो दिस इज द कंप्लीट साइंस फॉर योर बोहर एटम ऑफ द मॉडल, ठीक है। ये इंतहाई गंदे बने हैं, आई विल क्लीन दिस अप। एनी प्रॉब्लम्स, अब समझ में आ रहा है, अब क्लियर हो रहा है। अभी ये तो समझो ये था डिस्कशन के आज तक। अब इसमें क्वेश्चंस देखेंगे हम, मजे मजे के, और उसमें और टेंशन होगी हमें।
ओके जी, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हुई है चीज। तो अब नील बोहर के भी कुछ पॉइंटर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आइंस्टाइन का उन्होंने एक पॉइंटर रद्द कर दिया। आइंस्टाइन ने क्या कहा था, जब फोटोन आके लगता है या तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा या तो इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। नील बोहर साहब ने कहा नहीं, जब फोटोन आके लगता है, अब देखो तीन चीजें हो सकती है। क्या चीजें हो सकती है? इफ एफ आई इज ग्रेटर देन एफ ओ, तो क्या होगा, आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, ठीक है जी। अच्छा, अगर आपकी एफ आई जो है वो लेस देन एफ ओ है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। अब दो चीजें हो सकती, दो चीजें क्या हो सकती हैं, दो चीजें ये हो सकती हैं कि हो सकता है कि जो फोटोन आ रहा था वो इतनी एनर्जी का आ रहा था कि उसने कितनी एनर्जी दी, उसने इतनी एनर्जी दे दी कि एक अपवर्ड क्वांटम जंप हो सकती थी। तो दूसरा केस सिनेरियो क्या है, दूसरा केस सिनेरियो है कि फोटोन ऐसी एनर्जी लेके आया, बिल्कुल परफेक्ट एनर्जी लेके आया, जो जब उसने उसको दी इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन ने अपवर्ड क्वांटम जंप कर। और तीसरा केस सिनेरियो क्या है कि जब फोटोन आया वो कुछ भी नहीं कर सका इलेक्ट्रॉन का, वो लिटरली समझो ऐसे बाउंस हो गया, इसमें से ऐसी बाउंस हो गया, तो ये सारे फोटोन जो इधर आ रहे थे वो सारे बाउंस करके इधर आ गए, वो एब्जॉर्ब नहीं हुए, वो ऐसे ही आ गए सामने, ठीक है। और जो एब्जॉर्ब हुए वो फिर डिफरेंट एंगल्स पे निकल गए। तो ये तीन चीजें हो सकती हैं। आइंस्टाइन ने एक गलती करी, नील बोहर ने उस पर कैपिटलाइज करके उन्होंने बड़ी आपके लिए आसानी कर दी है। बहुत सारी चीजें वैसे तो हम इस तरह पढ़ रहे होते हैं तो एप्लीकेशन वगैरह नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इस बहुत सारी चीजें जो है वो वाज़ेह तौर पे क्लियर क्लियर हुई थी। अच्छा, बोहर साहब के कुछ पॉइंटर्स डिस्कस कर लेते हैं। ईच एनर्जी लेवल हैज ए पोटेंशियल वैल्यू, ठीक है नहीं। पोटेंशियल वैल्यू, पोटेंशियल वैल्यू का क्या मतलब, पोटेंशियल का क्या मतलब था उसमें, पोटेंशियल का मतलब ये था, क्या था मतलब, इट हैज द कैपेसिटी टू वर्क, ठीक है। ईच मतलब पोटेंशियल का मतलब ये था कि उसमें एनर्जी अब स्टोर हो गई है, अब वो किसी भी तरीके से लगाई जा सकती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्टोर हो गई, अब उसको छोड़ोगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन होगा। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी उसको इंक्रीज कर दोगे, छोड़ोगे तो फिर वो सारा काम होगा, वर्क कर पाएगा वो फिर, ठीक है। तो इसी तरह भी इलेक्ट्रॉन भी, क्योंकि वो न्यूक्लियस के करीब है, तो जैसा हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड्स में पॉजिटिव और नेगेटिव, जब नेगेटिव को पॉजिटिव से दूर लेके जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को जब दूर लेके गया तो में अट्रैक्शन है, अब क्या होगा, काम होगा, ये अपने आप को वापस इसको वापस खींच के लेके आएगा, राइट। सो ईच एनर्जी लेवल हैज ए पोटेंशियल वैल्यू, ठीक है जी। ईच एनर्जी लेवल हैज अ पोटेंशियल वैल्यू, और ये पोटेंशियल वैल्यू क्या है, दिस इज नेगेटिव बिकॉज ऑफ अट्रैक्टिव, ठीक है जी। तो जैसे हमने बात करी थी इलेक्ट्रिक फील्ड्स वाले चैप्टर में, इलेक्ट्रॉन को दूर लेके आओगे, दूर लेके जाओगे पॉजिटिव न्यूक्लियस से, तो इलेक्ट्रॉन खुद आएगा, उसको धक्का देके लाने की जरूरत नहीं, वो खुद आएगा। जब वो खुद आएगा तो खुद आने पे क्या होगा, एनर्जी लूज करेगा, तो देयरफॉर ऑल ऑफ दिस पोटेंशियल वैल्यूज विल बी नेगेटिव। अच्छा, फिर दूसरी बात जो बोहर साहब ने करी कि देयर आर मल्टीपल वेज, देयर आर मल्टीपल वेज electrons can make upward quantum jumps, या कैन मेक क्वांटम जंप्स, ठीक है, या कैन मेक ए ट्रांजिशन, कैन मेक ट्रांजिशन जंप्स, क्वांटम जंप्स। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा सा टाइम दो। और तीसरी बात क्या थी, तीसरी बात ये थी तो बहुत सारी बातें, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूं, जैसे मैंने पहले लिखाई, द मोस्ट स्टेबल एनर्जी लेवल इज एन इक्वल टू वन। जैसे हमने शेल पढ़ा था, तो पहला शेल नील बोहर साहब ने कहा कि मोस्ट स्टेबल है ये, और उन्होंने फॉर रेफरेंस हमें क्या कह दिया, वो 0.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का शेल है, ठीक है। आप इसको समझते हैं क्या बात करी है इन्होंने। अच्छा, नील बोहर साहब ने कहा, थोड़ी सी इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। नील बोहर साहब ने कहा कि भाई हाइड्रोजन में एक एनर्जी लेवल है ये वाली, जिसको मैं कहूंगा n इक्वल टू वन, ठीक है जी। फिर नील बोहर साहब ने क्या कहा, नील बोहर साहब ने कहा कि, अच्छा, आई एम गोइंग टू राइट दिस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, मुझे इधर एनर्जी से लिखना है। नील बोहर साहब ने कहा इसी तरह कहीं ना कहीं आपके पास जो है वो n इक्वल टू टू है, ठीक है जी, इधर इज सम n इक्वल टू टू। फिर नील बोहर साहब ने क्या कहा, ऑब्वियसली तीन चार उनको नजर आई थी, सो कुछ ऐसे,
ये कांस्टेंट आ रहे हैं, कांस्टेंट नहीं है, कुछ ऐसे, लेट्स से दिस। तो ये नील बोहर साहब ने क्या कहा, नील बोहर साहब ने कहा कि हाइड्रोजन में, क्योंकि देखो आपको 4 लेवलें मिली है ना, तो उन्होंने कहा कि इसी तरह क्योंकि आपको ये 4 लाइनें मिली हैं, तो इसका मतलब क्या है, 4 ऐसे पॉसिबल इस तरह से तरीके हैं जिसमें क्वांटम जंप्स करेगा। ठीक है जी। अच्छा, अब उन्होंने कहा ये शेल्स हैं, ये बेसिकली समझो कि ये शेल्स हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिजाइड करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, हर शेल में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। उन्होंने ये बात भी क्लियर कर दी। अच्छा, फिर उन्होंने क्या बात बताई, उन्होंने बताई कि जो n=1 है ये मोस्ट स्टेबल है, ये 0.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। उन्होंने कहा भाई ये 0.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का है। इसके ऊपर वाला ये हमने मेजर किया, ठीक है। यू डू नॉट नीड टू लर्न द वैल्यूज फॉर दिस, ठीक है जी, कोई वैल्यूज याद नहीं करनी, बस पहले वाले की याद रखनी है कि वो हमेशा क्या होगा, n=1 हमेशा 0.0 होगा, ठीक है। मुझे क्योंकि एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना है, तो फिर मैं इससे साझा कर रहा हूँ। अच्छा, और आप लोग ये देख रहे हो कि सारी पोटेंशियल वैल्यूज जो है वो तमाम की तमाम क्या है, नेगेटिव आ रही है, क्योंकि क्या थी, अट्रैक्टिव फील्ड, उन्होंने ये बता दी। अच्छा, अब नील बोहर साहब ने क्या बोला, और ये क्या है, ये बेसिकली आपकी इलेक्ट्रॉन एनर्जी, दिस इज इलेक्ट्रॉन एनर्जी। अच्छा, नील बोहर साहब ने बोला कि भाई देखो, जब तुम एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करोगे, तो अब देखो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स थे तो वो कहां पे जा सकते हैं, वो जा सकते हैं सेकंड वाले में। सिमिलरली उनको कोई पाबंदी नहीं है, वो अगर उनको इतनी एनर्जी दे दो, सही अमाउंट ऑफ एनर्जी दो, तो थर्ड वाले में भी चलेंगे। अगर उनको सही अमाउंट ऑफ एनर्जी दो तो वो चौथे वाले में चलेंगे, उसमें भी कोई मसला नहीं। सिमिलरली उन्होंने बोला भाई ये जो दूसरे वाले में थे ये उठ के तीसरे वाले में भी आ सकते हैं। अगर अपवर्ड क्वांटम जंप्स देख रहे हो तो किसी को कोई पाबंदी नहीं है, जो जहां जाना चाहे वो जा सकता है। ठीक है जी, बस ये होना चाहिए है कि एक शेल से दूसरे शेल पे जा सकता, और कहीं बीच बीच की जगह पे नहीं जा सकता। तो एक शेल से उठ के ये दूसरे शेल पे चले गए। अच्छा, और ये वाला जो है वो यहाँ पे आ सकता है। तो आपके पास ये तमाम की तमाम अपवर्ड क्वांटम जंप्स जो है वो क्या हो सकती हैं, दीज कैन हैपन। इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन्स वापस से डी एक्साइट होते हुए नीचे आएंगे, ये जो ईवी वैल्यू वाली वैल्यूज है कैसे कैलकुलेट होती हैं ये बता रहा हूं आजिन, आई विल टेल यू, डोंट वरी। शेल्स को किसने डिफाइन किया था, नील बोहर साहब ने, और कौन डिफाइन करेगा। ठीक है, तो नीचे आते हुए भी कोई पाबंदी नहीं है, जैसे तैसे नीचे आना चाहिए। ठीक है जी, हो सकता है कि सबसे ऊपर वाला, सबसे मोस्ट जो एक्साइट हो गया था वो हो सकता है सिर्फ नीचे वाले, नेक्स्ट नीचे वाले में, उससे नेक्स्ट में हो सकता है बिल्कुल ही नहीं चल रहा है। ठीक है जी, ये मैं बता रहा हूँ, कहाँ से आ रही है, डोंट वरी, मैं बता रहा हूँ, टेंशन नहीं लो, अभी सब एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन नहीं लो, अभी सब कुछ चीज समझ में आएगी। तो आ, फिर ये वाला इधर वाला यहाँ पे भी आ सकता था, ठीक है जी, इधर वाला यहाँ पे भी आ सकता था। ठीक है, तो मतलब बहुत सारी जो है आपके पास क्या है, पॉसिबिलिटीज है कि बस बहुत सारी क्वांटम जंप्स हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा, अब जब भी एक क्वांटम जंप होगी, whenever a quantum jump happens, whenever an upward quantum jump happens, energy in the exact amount is absorbed. ठीक है, अब ये एनर्जी जैसे हमने देखा इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू भी दी जा सकती है, या फिर एक फोटोन के थ्रू भी दी जा सकती है। और वेन एवर अ डाउनवर्ड क्वांटम जंप हैपेंस, whenever a downward quantum jump happens, energy, a photon of the corresponding energy is released. ठीक है जी, सो व्हाट डू आई मीन बाय दैट। और अब हम अपनी ये जो बोहर साहब ने हाइड्रोजन की जो डिफाइन करी थी ये देख लेते हैं कि उन्होंने कैसे डिफाइन करी थी। अच्छा, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। क्या एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से कि मुझे जो है इधर से इस वाली 0.0 से मुझे उठा के लाना है एक इलेक्ट्रॉन को -5.4 तक। सो लेट्स डू दैट, आई एम गोइंग टू ब्रिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 0.0 टू -5.4। ठीक है, अच्छा, सो वो कैसे निकलेगा,
अब देखो, ये दो एनर्जीज हैं, राइट? आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट, आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द डेल्टा ई रिक्वायर्ड, राइट? तो मैं ये देखना चाह रहा हूं कि मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां लेके आने में। वो कैसे आएगा? वो आएगा इस वोल्टेज, इस एनर्जी में से ये वाली एनर्जी सब्ट्रैक्ट कर दो। सो डेल्टा ई क्या आएगी? डेल्टा ई आएगी 0.0 माइनस माइनस 5.4। ठीक है, इट्स एनर्जी फाइनल, या फिर इसको अलग तरीके से देख लो, एक सेकेंड। सो एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल, तो ऐसे कर लो अगर फॉर एग्जांपल, तो एनर्जी फाइनल क्या है? वो -5.4 है और -0.0। ठीक है जी। तो बेसिकली अगर मुझे पहले वाले शेल से दूसरे वाले शेल में लेके जाना है एक इलेक्ट्रॉन, तो मुझे उसको -5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स देने पड़ेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर मुझे इसको -5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स देने हैं, इसको जरा जूल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हुआ करता था? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ करता था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। ठीक है जी। सो आपके पास ये जूल्स में क्या वैल्यू आ रही है? जूल्स में हमारे पास वैल्यू आ रही है 8.64 इंटू 10⁻⁻19। हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। ठीक है जी। अच्छा, ये वैल्यू आ गई। अब हमें पता चल गया कि भाई देखो, जब एक इलेक्ट्रॉन को यहां से उठा के यहां पे लेके जाना है, फ्रॉम द फर्स्ट शेल टू द सेकेंड शेल, उसके लिए आपको इतने जूल्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, राइट? अब मुझे, अब देखते हैं फोटोन वाली अप्रोच। भाई इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे दो, ऊपर जाएगा। अगर मैं फोटोन वाली अप्रोच देखूं, तो मुझे फोटोन कितनी एनर्जी का मारना पड़ेगा? मुझे फोटोन भी इतनी ही एनर्जी का मारना पड़ेगा, राइट? अगर इधर से उधर डरा के लाना और कहीं और बीच बीच में नहीं छोड़ना, तो मुझे एग्जैक्ट इतनी ही एनर्जी का फोटोन चाहिए होगा, राइट? सो मैं ले रहा हूं इतनी ही एग्जैक्ट एनर्जी का फोटोन, राइट? अब मैं क्या इस्तेमाल करूं? आई एम गोइंग टू इस्तेमाल E इक्वल्स टू hc अपॉन लैम्डा। सो बेसिकली 8.64 into 10⁻⁻19 will equal to 6.63 into 10⁻⁻34। देन hc क्या है आपका? 3 into 10⁸ है, और लैम्डा क्या है आपका? वो आप इधर से ढूंढ सकते हो। सो इफ यू डू द कैलकुलेशन, मेरे पास इसका आंसर नहीं है। सो 8.64 into 10⁻⁻19, नहीं, let's try this, 6.63 into 10⁻34 into 3 into the power 8 divided by 8.64 into the power -19. So we are getting 2.30 into 10 to the power -7 meters. यानी क्या इस बात का मतलब? हमने जो ये पूरी कैलकुलेशन करी, क्या करी? हमने ये निकाला कि भाई अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन को इस शेल से दूसरे वाले शेल में लेके जाना है, यानी मतलब आपको इतनी एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होगी क्योंकि शेल्स अपनी डिफाइंड वैल्यूज पे। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन के थ्रू लेके जाना चाह रहे हो, तो क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन इतने लैम्डा का मारना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज जब एक इलेक्ट्रॉन इतने लैम्डा का मारोगे तो उसके पास इतनी एनर्जी होगी, तो वो ये क्वांटम जंप करवा सकते। अगर इसको उल्टे पर्सपेक्टिव में देखोगे, तो जब एक इलेक्ट्रॉन इस शेल से दूसरे शेल में आ रहा था, तो क्या हुआ? उसने कुछ ना कुछ सेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करी। जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस शेल से इस शेल में आता है, उसने कुछ ना कुछ सेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करी। वो कैसे नजर आई हमें? वो हमें फोटोन की शक्ल में नजर आई। तो वो एनर्जी हमने कैलकुलेट कर ली, और फिर उसको E इक्वल्स टू एच सी लैम्डा, मतलब एक डाउनवर्ड क्वांटम जंप करते हुए भी एक ऐसा फोटोन जिसकी वेवलेंथ ऐसी होगी, वही रिलीज होगा। ठीक है। तो अब आप लोगों ने पूछा था कि ये आपको शेल्स का कैसे अंदाजा हुआ, ये शेल्स की वैल्यूज कैसे पता चली? तो ऐसे पता चली क्योंकि हमें ये वेवलेंथ्स पता चल गई थी। कौन कौन सी वेवलेंथ्स आ रही हैं? वेवलेंथ्स को इस्तेमाल करके हमने क्या किया? हमने E इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा में डाल दिया। जब ये लैम्डा डाल दिया, जब ये डाला, तो E भी आ गया। जब E आ गया, E आ गया, E आ गया, E आ गया, तो हमने क्या किया? हमने सारी लेवल्स जो है वो 0 पॉइंट, मैंने कहा पहले वाली क्या कहा थी हमने? पहले वाली कहा थी 0.0। तो अब जो नेक्स्ट वालीज आ रही हैं वो 0.0 से ऊपर होंगी, तो हमने बेसिकली वो डेल्टा ई रखा। ये जो आंसर आया डेल्टा ई रखा, और उसको ई एफ माइनस ई आई करके ई आई को 0 रख के हमने सारी वैल्यू कैलकुलेट करी। वी हैव डन बैकवर्ड वर्किंग इस वाले क्वेश्चन की। ठीक है, समझ में आया? और ये आपको बार बार करना पड़ेगा। अभी तो मैंने आपको क्या दिखाया? आई शोड यू दी लैम्डा वाला पर्सपेक्टिव। हो सकता है फ्रीक्वेंसी पूछ ले, ठीक है जी, तो उसमें भी कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। सो व्हाट wavelength
of photon is required for a transition from n equal to 1 to n equal to 2 up. ये लिखो n equal to 1 to n equal to 2, या फिर what wavelength of photon is released for a transition from n equal to 2 to n equal to 1. ठीक है जी, इतनी वेवलेंथ का इलेक्ट्रॉन मारे तो रिलीज होगी एनर्जी 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स वाली. यस, इतनी वेवलेंथ का फोटोन मारोगे इतनी एनर्जी, मतलब इतनी वेवलेंथ का मारोगे फोटोन तो उसके पास इतनी एनर्जी है जूल्स में, जो क्या बनती है 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स बनती है. जब वो 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होती है तो हमने जीरो से अंदाजा लगा लिया कि एक शेल होगा 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ऊपर. ठीक है, ये बेसिकली समझ लिखिए. ये ईवी वैल्यूज याद रखनी है. नहीं 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 नहीं, ये कोई नहीं याद रखे, ये सारी वैल्यूज याद रहेंगी दी हुई होंगी. ठीक है, ये मेथड आना चाहिए कैलकुलेट करना. यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर दीज वैल्यूज. लिखवाया आई प्रीटी श्योर इसका एक फॉर्मूला है, लेकिन वो अभी तक आया नहीं है, तो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट. मैं वो यहाँ पे नहीं लिख रहा, वो फॉर्मूला है हाइड्रोजन के लिए, लेकिन वो छोड़ दो, वो नहीं आता. ठीक है, तो बस ये इतना काफी है हमारे. नहीं नहीं, और कोई टीचर्स पढ़ाते भी हैं, पता नहीं देयर वाज समथिंग लामन और पता नहीं क्या क्या. EHC इन फाइंडिंग वेवलेंथ वाला स्टेप रिपीट. EHC वेवलेंथ वाला स्टेप, ये वाला इधर, ये वर्किंग. हाँ पता नहीं, लामन सीरीज है और ब्रॉमन सीरीज है, पता नहीं क्या क्या कुछ ऐसी चीजें थी, तो वो भी वो लोग बताते हैं, वो चीजें याद नहीं रखनी, वो आती नहीं है भाई. अच्छा, E इक्वल्स टू HC अपॉन लैम्डा. ठीक है, अच्छा तला हमने क्या निकाली, हमने निकाली थी एनर्जी कितनी है. तो एक क्वांटम जंप को करने के लिए हमने जूल्स में निकाल लिया एनर्जी कितनी. तो फिर हमने क्या किया, हमने ये जू इधर रखा एनर्जी में, H जो था वो प्लैंक्स कांस्टेंट था, C जो था वो स्पीड ऑफ लाइट थी, वेवलेंथ उधर भेजी, ये दोनों चीजों को उससे डिवाइड कर दिया, वेवलेंथ आ गई. यानी क्या हुआ, जब इस वेवलेंथ का इलेक्ट्रॉन मारोगे तो क्या इतनी एनर्जी होगी, यानी 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होंगे, तो वो ये वाली क्वांटम जंप का रिस्पॉन्ड कर रहा है.